हेलो स्टूडेंट, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर आज फिर आपके बीच में आ रहा हूँ। बजट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है अर्थशास्त्र के अंदर। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम जो है 2 वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम 2 पार्ट इसके करेंगे। तो जो पहला पार्ट है, इसमें बजट की अवधारणा, उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, उसके प्रकार, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरे वाले पार्ट में हम जो है इसके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से जो इसको बनाया जाता है और क्या इसकी भूमिका है, क्या इसके उद्देश्य है और क्या इसके परिणाम होते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज इस टॉपिक को देखने से पहले आप अगर चैनल पर नए हो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास तुरंत जो है वो पहुंच जाए। तो बजट के ऊपर चर्चा करने से पहले हम जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश भारत में फरवरी के महीने में बजट को जो है प्रस्तुत किया जाता है, और जैसे फरवरी में जो सत्र होता है संसद भवन में, उसको बजट सत्र के नाम से जाना जाता है। तो बजट को मुख्य रूप से जो है हम लोग जो हमने पिछले साल इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस करी, फाइनेंशियल जो हमारी परफॉर्मेंस हुई है, उनके बारे में चर्चा होती है कि वो जो हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो पिछले बार कैसे रहा। और दूसरे किस पे चर्चा होती है, जो आने वाला हमारा साल है, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर इंडिया में माना जाता है वो है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हमने कौन कौन सी फाइनेंशियल चीजें, तो यानी इस अवधि में 1 अप्रैल से और 31 मार्च की अवधि में हम पूर्वानुमान लगाते हैं कि हमको जो है कितना इसमें व्यय करना है और कितनी हमारी जो आय होगी, इनकम होगी। तो जो आय और व्यय का, इनकम का जो हम एक अनुमानित व्यय जो है वो तैयार करते हैं, इसी को हम लोग बजट कहते हैं। तो इसमें जो है फाइनेंशियल मिनिस्टर जो हमारे होते हैं वो इस पूरे बजट को जो है संसद भवन में रखते हैं, और इसमें हम जो है हमारे आय, इस जो अवधि मैंने बताई 1 अप्रैल से और 31 मार्च के बीच की, उस अवधि में हम लोग कितना जो है खर्च करेंगे और कहाँ से हमारा जो है इनकम होगा, तो इसके बारे में इसमें चर्चा होती है। बहुत गहन चर्चा होती है और काफी कुछ चीजें इसमें जो ऐसी होती है जो प्रस्तावित होती है, लेकिन वो बजट सत्र में पास नहीं हो पाती, तो उनको जो है रोक दिया जाता है। और कई चीजें जो इसमें जिसमें सबकी सहमति बन जाती है, तो उसको जो है आगे सत्र के लिए उसको लागू किया जाता है। इस प्रकार से इसको बजट को तैयार किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई के सिलेबस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, और आपके उत्तराखंड बोर्ड में भी है, यूपी बोर्ड में भी है। तो इसलिए इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो जो शाब्दिक परिभाषा है इसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसको आप जो है थोड़ा पढ़ लीजिए और इसको समझ भी लीजिए, और साथ में इसको याद भी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बजट के बारे में आपको पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से आप इस परिभाषा को उसमें नोट कर देंगे। परिभाषा को देखने के बाद अब हम बजट के जो उद्देश्य उस पर चर्चा करते हैं। तो जो बजट के जो मुख्य उद्देश्य, वो पहला उद्देश्य इसमें है जीडीपी समृद्धि, जीडीपी में समृद्धि करना। तो ये जो है इसका बहुत केंद्रीय उद्देश्य है और बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है। इसको हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम क्या करते हैं कि सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देते हैं, सार्वजनिक निवेश बहुत ज्यादा करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं हम लोग, जो निजी निवेश है उनको प्रेरणा देते हैं। उनको प्रेरणा किस प्रकार से देते हैं, उनको जो है टैक्सेस में छूट दी जाती है, और या उनको जो है आर्थिक सहायता दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक समृद्धि को बढ़ाते हैं। दूसरा जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो है इसका संसाधनों का आवंटन। संसाधनों का आवंटन हमको इस प्रकार से करना है कि जिससे जो है हमारी पर्यावरणता भी बनी रहे, और जो है हमारे देश के जो लाभ अधिकतमीकरण का जो सिद्धांत होता है इकोनॉमिक्स का, वो भी बना रहे, और साथ में जो है क्या हो, साथ जो सामाजिक कल्याण है वो भी जो है इसमें बना रहे। तो इस प्रकार से संसाधनों का आवंटन इसमें हमको करना पड़ता है। तीसरा जो उद्देश्य इसका वो है सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान। सार्वजनिक वस्तुएं किस प्रकार से होंगी, इसके बारे में आप देख लीजिए। इसमें मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ। उसके बाद जो है आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसका। फिर जो है इसमें संतुलित प्रादेशिक समृद्धि। हमको सभी, क्योंकि हमारा देश जो है कई राज्यों से बना हुआ, कई प्रदेशों से बना हुआ, तो प्रदेशों की भी जो हमको समृद्धि करनी है, सभी प्रदेशों को एक साथ लेकर चलना है।
उसके बाद जो है आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए, रोजगार के अवसर उसमें मिलने चाहिए। तो ये जो है इसके बहुत ऐसे ऐसे उद्देश्य होते हैं बजट के, जिनके लिए हमको जो पूरे साल भर काम करना पड़ता है, लेकिन उसकी योजना और उसका पूर्वानुमान हमको इस बजट में लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार जो उद्देश्य मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप साथ में नोट भी कर देंगे, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से और भी अपने पाठ्य पुस्तक से या अन्य कोई आपके पास कोई स्रोत है तो उससे भी इसको पढ़ लेंगे, फोकस कर लेंगे इनके ऊपर। तो निश्चित रूप से जो इन उद्देश्यों को लेकर जो बजट को तैयार किया जाता है, ये आपने देखा। अब इसके स्ट्रक्चर पर हम चर्चा करते हैं, बजट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बजट का जो स्ट्रक्चर है वो बजट प्राप्तियां और बजट व्यय। तो बजट प्राप्तियों में भी दो प्रकार होते हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो पहले हम जो इसमें प्राप्तियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राजस्व प्राप्तियों के बारे में अगर चर्चा करें तो ये भी दो प्रकार की होती है, एक होता है कर राजस्व और एक होता है गैर कर राजस्व। तो जो कर राजस्व है उसमें हम लोग जैसे टैक्सेस होते हैं उनको हम लोग इसमें ऐड करते हैं, जैसे कि जिससे मतलब राजस्व प्राप्त होता है गवर्नमेंट। तो वो कौन कौन से हैं उसमें है, सबसे पहला जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, इनकम टैक्स, आयकर। आयकर के द्वारा जो है सरकार को बहुत ज्यादा इनकम प्राप्त होती है। उसके बाद जो है निगम कर से प्राप्त होती है, फिर जो है संपदा शुल्क से प्राप्त होती है, जिसको हम जो है स्टैम्प ड्यूटी भी कहते हैं, उपहार कर गिफ्ट टैक्स और सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी, और जो है एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी, जो कि बहुत बड़ा इस समय आप लोग देख रहे होंगे, नाम भी सुन रहे होंगे। तो इसके माध्यम से भी सरकार बहुत बड़ा राजस्व इकट्ठा करती है और अपना जो बजट है उसको संतुलित बनाने का प्रयास करती है। उसके बाद गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व में क्या आते हैं, कुछ फीसेज होती है, शुल्क होते हैं, और फिर उसके बाद जैसे जुर्माना होता है, या मान लीजिए कोई जो है एसचीट होती है, या फिर जो है सरकारी उद्यमों की आय होती है, और या फिर जो है अनुदान, कोई अनुदान करता है गवर्नमेंट सरकार को, और कोई गिफ्ट करता है, डोनेशन करता है। तो ये चीजें सब जो है इसमें शामिल होती है। या हमारा 2G 3G जैसे स्पेक्ट्रम की बिक्री जब गवर्नमेंट करती है तो उसके माध्यम से भी सरकार क्या करती है, आय अर्जित करती है। तो उसको हम गैर कर की श्रेणी में रखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है राजस्व प्राप्तियां सरकार को इन माध्यमों से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से कर एक ऐसा भुगतान, अनिवार्य भुगतान है जो सरकार को परिवारों, फर्मों, संस्थागत इकाइयों द्वारा दिया जाता है। तो ये टैक्स जो है ये भी फिर कई प्रकार के होते हैं। आपने इसको देखा होगा, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ये तो नाम सुने होंगे आपने, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इसके बाद भी कई और प्रकार के होते हैं, एक प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं और कुछ जो है प्रतिगामी टैक्स होते हैं। तो इस प्रकार से जो है कई श्रेणियां जो है टैक्स की भी हैं। तो प्रोग्रेसिव टैक्स ऐसा होता है जैसे कि 10,000 पे जो है 10% टैक्स है, फिर 20,000 पे वो ज्यादा बढ़ जाता है, 30,000 पे ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जैसे इनकम बढ़ती है तो उस प्रकार से वो ज्यादा बढ़ता जाता है। उसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वो टैक्स भी जो है बढ़ता जाता है। लेकिन जो आपका प्रतिगामी टैक्स है, यानी कि रेग्रेसिव टैक्स है, वो क्या होता है कि फिक्स कर दिया जाता है। चाहे मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय जो है 10,000 रुपए, तो उस पर भी 10% का टैक्स है, और किसी की आय जो है 500 रुपए तो उस पर भी 10% का टैक्स है। तो इस प्रकार से जो है क्या होता है, फिक्स होता है। तो जो इसमें निर्धन लोग होते हैं उनको थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के इसके प्रकार हैं। फिर जो मूल्य वृद्धि टैक्स भी होती है, विशिष्ट कर प्रणाली होती है, और जो इसका मुख्य चीज है वो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष कर वो होता है जिसको डायरेक्ट आप पे इम्पोज किया जाता है, जैसे इनकम टैक्स है उसको हम लोग जो डायरेक्ट देते हैं। निगम कर रहे हैं वो जो है डायरेक्ट दिया जाता है। इसका जो डेफिनेशन है वो मैं स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, उसको नोट कर लेना। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो जिनका हम जो डायरेक्ट रूप से भुगतान नहीं करते, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, जिसको हम जो है क्या करते हैं, एक दूसरे पर टाल सकते हैं। जैसे जीएसटी है जिसको पहले बिक्री कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जो कर है, सीमा शुल्क है, उसको क्या करते हैं हम दूसरे पे टाल सकते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष कर हुआ। तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या करते हैं, कर के रूप में जो है राजस्व को इकट्ठा करते हैं। वो डायरेक्ट कर टैक्स के रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, या प्रगतिशील के रूप में, या प्रतिगामी के रूप में, इन सब के रूप में हम लोग जो क्या करते हैं, टैक्स को इकट्ठा करते हैं, और उससे सरकार क्या करती है, अपने बजट को आगे प्रोग्रेसिव बनाती है। तो ये टैक्स के रूप में राजस्व हो गया। अब टैक्स के अन्य जो इसकी इतर हैं वो कौन कौन से शुल्क, जैसे कि हमने पहले चर्चा की, शुल्क है, जुर्माना, एसचीट है। एसचीट मतलब यानी कि कोई ऐसा होता है, कोई व्यक्ति जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, तो वो सरकार की संपत्ति उसको मान लिया जाता है, तो वो सरकार की संपत्ति के रूप में
जो है वो जुड़ जाती है और वो भी सरकार की इनकम के रूप में, राजस्व के रूप में उसके पास प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार सरकारी उद्यमों का जो है उनकी आय, उससे भी जो है सरकार की आय बढ़ती है। स्पेक्ट्रम जो बेचती है सरकार, आप देख रहे होंगे 2G, अब तो 5G भी चल गया है, तो इससे भी जो सरकार क्या करती है, जिनको जो इस स्पेक्ट्रम को खरीदते हैं उनसे जो है अपनी आय को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से ये राजस्व प्राप्तियां होंगी सरकार की। उसके बाद अब इसमें जो और अन्य प्राप्तियां वो है पूंजीगत प्राप्तियां। तो पूंजीगत प्राप्ति के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां वो है जिनसे सरकार क्या होती है, मौद्रिक प्राप्तियां होती है, उनको हम जो है पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। इनसे क्या होता है कि एक तो सरकार, इन प्राप्तियों से सरकार की जो देयताएं हैं वो क्या होती है, उत्पन्न हो जाती हैं, और दूसरा क्या होता है, इससे इन प्राप्त सरकार की जो परिसंपत्तियां होती हैं वो कम हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने कोई प्राइवेट कर दिया, कोई चीज, कोई एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिया, तो सरकार की परिसंपत्ति तो कम हुई, लेकिन उसको क्या हुई, पूंजीगत प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से सरकार क्या करते हैं, माना राज्यों से जो है ऋण वापस लेती है, तो वो क्या हुई, देयताएं उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है पूंजीगत प्राप्तियों से, पूंजीगत प्राप्तियों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो जैसे ऋणों की वसूली हो गया, दूसरा जो है क्या उधार और देयताएं हो गई, और तीसरा फिर कुछ अन्य प्राप्तियां भी होती है इसमें, जिसमें क्या विनिवेश होता है, या मान लीजिए विनिवेश से अभिप्राय मतलब वो है कि सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों की बिक्री से। इससे क्या होता है कि कुछ जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनको जो है सरकार क्या कर देती है, निजी क्षेत्रों को, निजी उद्योगपतियों को जो है हस्तांतरित कर देती है। तो इस प्रकार से भी इससे हमको क्या होती है, प्राप्तियां हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने इस बजट में देखा, इस भाग में हमने देखा कि सरकार के जो है स्ट्रक्चर क्या है, बजट का स्ट्रक्चर क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, और उसका जो है राजस्व प्राप्तियां क्या है, और उसकी पूंजीगत प्राप्तियां। इस वीडियो के लिए अभी इतना ही पर्याप्त है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा, इसका जो पार्ट 2 वाला वीडियो आएगा, सरकारी बजट पार्ट 2, उसमें हम जो विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, और जो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगी उनको नोट करें, और साथ में इसको जो है अपनी पाठ्य पुस्तक से और इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको इस वीडियो के अंत में दे रहा हूँ, उनको भी आप लोग नोट करेंगे अपने पास और फिर देखेंगे। बाकी अगर कोई परीक्षा आपके भी मन में होगी तो उसको आप निश्चित रूप से कमेंट में कर सकते हैं, या मुझे इनबॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।